Sixth standard, History and Civics, Chapter 8, States after the Maurya Empire, मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य। सो इसमें टोटल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है द शुंगा डायनेस्टी, देन इंडो ग्रीक किंग्स, कुषाण किंग्स, द गुप्ता डायनेस्टी, द वर्धन डायनेस्टी, लास्ट टॉपिक द पावर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है जो अपना डायनेस्टी, मतलब क्या होता है? वंश। सो आफ्टर एम्परर अशोका, मौर्य पावर started declining. The last Maurya emperor was called Brihadratha. The Maurya general Pushyamitra Shunga revolted against Brihadratha, killed him and became the king himself. So, एम्परर अशोका के बाद में मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई, ठीक है, डिक्लाइन होती गई, कम होती गई। इन द लास्ट मौर्य नरेश का नाम रुद्रदत्त था। क्या था? बृहद्रथा, ठीक है, बृहदाता। सो मौर्य जो सेनापति थे, मौर्य के जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या की और वह खुद राजा बन बैठा। तो ये था शुंग वंश के बारे में। देन अभी नेक्स्ट अपना है टॉपिक, कौन सा था? इंडो ग्रीक किंग्स। सो इंडो ग्रीक किंग्स, ग्रीक मतलब अपन उसको क्या बोलते थे? यूनानी, हिंदी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड there were several small kingdoms ruled by Greek kings to the northwest of the Indian subcontinent. Those kings are known as Indo-Greek kings. In the history of the coins of ancient India, the coins of these kings are very important. They had a tradition of putting the picture of the king on one side and that of the deity on the other side. This tradition later took root in India. One of the famous Indo-Greek kings was Menander, who discussed Buddhist philosophy with the Buddhist bhikkhu Nagasena. Menander is also referred to as Milinda. The questions that he discussed with bhikkhu Nagasena led to the creation of the book Milind Panha. The Pali word Panha means question. So इस टाइम पे, उस एंशियंट टाइम पे भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राज्य मतलब ग्रीक राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में छोटे छोटे क्या बोलेंगे उसको? राज्य, किंगडम मतलब राज्य, छोटे राज्य जिन पे ग्रीक किंग्स रूल करते थे सब नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया पे, ओके। सो उन राज्यों को इंडो ग्रीक राजा कहते थे, इंडो ग्रीक किंग। सो प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में, हिस्ट्री में, इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रहते थे। मतलब ही उनके जो भी कॉइन्स थे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते थे। सो एक और मतलब एक साइड में राजा का चित्र और दूसरी साइड में देवता का चित्र, ठीक है। एक साइड में गॉड का, एक साइड में किंग का, ठीक है। तो ये अपन ने इसके बारे में अपन ने इसके पहले वाले कुछ चैप्टर्स में पढ़े थे, आपको अगर याद होगा तो, कि कॉइन्स के ऊपर एक साइड में राजा का और एक साइड में गॉड का, देवता का चित्र। सो इस टाइप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी, मतलब सिक्के बनाने की। सो ये जो परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। सो ये जो भी ट्रेडिशन था वो
भारत में भी फेमस हो गया। यह जो इंडो ग्रीक राजाओं में विख्यात राजा मिनेंडर था। कौन था? मिनेंडर इज द फेमस इंडो ग्रीक किंग। सो उसने बौद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शास्त्रार्थ किया था। मतलब ही उसे क्या कहते हैं, हु डिस्कस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी विद द बुद्धिस्ट भिक्खु। तो उसने बुद्धिस्ट की जो भी फिलोसॉफी से वो फिलोसॉफी बुद्धिस्ट भिक्खु के साथ उन्हें डिस्कस की। उसके साथ उन्होंने डिस्कस की। तो इसलिए मिनेंडर से तात्पर्य मिलिंद है। तो इसलिए मिनेंडर को मतलब उनको क्या रेफर किया जाता है? मिलिंदा। उनको ये भी बोला जाता है, रेफर किया जाता है मिलिंदा। सो उसने भिक्खु नागसेना से पूछे प्रश्नों में से मिलिंदा जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो मिलिंद पन्हा मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। सो मिलिंद पन्हा ग्रंथ की निर्मित हुई कि जो उन्होंने क्वेश्चन उन्हें पूछे थे, इस वजह से ये बुक का क्रिएशन हुआ, निर्मित हुई। सो पाली भाषा में, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में पन्हा शब्द का मीनिंग है प्रश्न होता है। मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी है, सिल्वर कॉइन ऑफ मैनेंडर, बोथ साइड। ठीक है, एक साइड में किंग का फोटो रहता था और एक साइड में उनके गॉड का। ठीक है, तो ये ऐसा रहता था कॉइन। अभी थर्ड टॉपिक है अपना कुशांग किंग। थर्ड टॉपिक, India was invaded from time to time by several tribes. The Kushans were one such tribe from Central Asia. They established their rule in the northwestern region and in Kashmir in the 1st century CE. The Kushan kings were the first to start minting of gold coins in India. They started the custom of putting the images of Gautam Buddha and different Indian deities on the coins. The Kushan king Kanishka extended their empire. So, इंडिया में डिफरेंट लोगों के टोलियाँ बाहर से निरंतर आती थी। टोलियाँ मतलब क्या? ट्राइब्स। ठीक है, वो बाहर से निरंतर आती रही। सो उसमें मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से कुषाण नाम का टोलिया आई थी। मतलब एक ऐसी ट्राइब आई थी कुषाण नाम की, सेंट्रल एशिया से। सो इन 1st सेंचुरी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। भारत में सोने के जो सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। सो सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने स्टार्ट की कि उन कॉइन्स के ऊपर डिफरेंट राजाओं की इमेजेस, ठीक है, और गौतम बुद्ध की इमेज, ये सब उन्होंने डालने का स्टार्ट किया। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने विस्तार किया? कुषाण किंग ने कनिष्क साम्राज्य का विस्तार किया। एम्परर कनिष्का। अभी उनके बारे में पढ़ते हैं, कनिष्क के बारे में। Kanishka's empire extended from Kabul in the west to Varanasi in the east. Gold and copper coins minted by him have been found in North India. The 4th Buddhist Council was held in Kashmir during his reign. He established the city of Kanishkapur in Kashmir. It is believed that the village of Kanpur near Srinagar today could be Kanishkapur. Okay. So, the well-known poet
Ashwaghosh lived during the region of Kanishka. He wrote the text Buddha Charitra and Vag Vagrashuchi. The famous Vaidya Charaka was also in Kanishka's court. कनिष्का का जो साम्राज्य था वो पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट तक फैला हुआ था। सो कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स मिले हैं नॉर्थ इंडिया। सो कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब ही चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी। सो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बनाया था। किसने बनाया था? कनिष्क ने बनाया था। कनिष्कपुर नाम का सिटी बनाई थी कश्मीर में। सो कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ था। कौन सा? अश्वघोष नाम का एक वेल नोन पोएट हुआ करता था कनिष्क के ज़माने में। सो उसने बुद्धचरित और वज्रसूची ग्रंथ लिखे। कौन से ग्रंथ लिखे? उसने टेक्स्ट लिखे बुद्धचरित और वज्रसूची, ये उन्होंने ग्रंथ लिखे। और कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था। चरक इज द फेमस वैद्य इन कनिष्क कोर्ट। यहाँ पे द गोल्ड कॉइन ऑफ कनिष्क दिया है बोथ साइड में, देखो दिख रहा होगा तो आपको। तो ऐसे रहता था उनका जो गोल्ड कॉइन है कनिष्क का। अपना फोर्थ टॉपिक है द गुप्ता डिनेस्टी, मतलब ही गुप्ता वंश, राजवंश। The end of the 3rd century CE saw the rise of the Gupta dynasty in North India. The Guptas remained in power for nearly 3 centuries. Sri Gupta was the founder of the Gupta dynasty. Samudragupta and Chandragupta II were the notable kings of the Gupta dynasty. So, इन 3rd सेंचुरी के अंत में, एंड में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। ठीक है, राइज हुआ। सो लगभग 3 सेंचुरी तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। देन गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त तृतीय विशेष मतलब सेकेंड विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। नोटेबल किंग थे दोनों भी गुप्त डिनेस्टी के, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, अभी अपन दोनों गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 के बारे में। समुद्रगुप्त, the expansion of the Gupta Empire began during the reign of Chandragupta I. His son Samudragupta defeated the smaller neighboring kingdoms and extended the empire further. In his time, the Gupta Empire spread from Assam up to the Punjab. He had also conquered the eastern coastal region up to Kanchi in Tamil Nadu. Due to these victories, his power came to be recognized everywhere. As a result, kings on the northwestern frontiers as well as those in Sri Lanka made treaties of friendship with him. A pillar inscription at Prayag describes Samudragupta's conquest and victories. This inscription is known as Prayag Prashasti and also Allahabad Prashasti. He was an expert veena player. He minted coins which had a variety of images engraved on them. In one of them, he is seen playing the veena. His name Samudragupta is engraved on it. So,
गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम मतलब फर्स्ट के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके उसका जो सन था, उसका पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता आसाम से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश की जीत लिया था। ठीक है, कोस्ट लाइन जो भी एरिया था वो पूरा उसने जीत लिया था। देन समुद्रगुप्त के इस जीत अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई थी। उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम पश्चिमोत्तर राजा और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता की संधि कर ली थी। प्रयाग के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो भी उन्होंने विक्टोरीज पाई, जो भी किया है, उसका उनको क्या मिलता है? एक वर्णन मिलता है। ठीक है, सो यह लेख प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। क्या नाम से? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या है? फेमस है, विख्यात है। सो इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। सो समुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण थे। समुद्रगुप्त मतलब एक बहुत अच्छे वीणा प्लेयर थे। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो समुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण थे। तो समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। उन्होंने ही मिंटेड कॉइन्स, मिंटेड मतलब ढालना, बनाना। ही मिंटेड कॉइन्स विच हैड अ वेराइटी ऑफ इमेजेस एंग्रेव्ड ऑन देम। मतलब ऐसे सिक्के बनाए थे जिसमें बहुत सारे वेराइटीज है इमेजेस के। ठीक है, सो उनमें एक सिक्का ऐसा है कि जिसमें वह खुद, ठीक है, जिसमें वो खुद वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं। उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। मतलब ऐसे कुछ सिक्के जिसमें उन्होंने खुद वीणा बजाते हुए वो इमेज ऐसा दिखाई दे रहा है, और उनपे उनका जो नाम है समुद्रगुप्त वो भी उसमें एंग्रेव्ड है, अंकित किया गया, किया गया। जैसे यहाँ पे इमेज दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अ कॉइन, द गोल्डन कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त बोथ साइड। अभी दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि इस साइड में ये वीणा बजाते हुए बैठे हैं, एंड इस साइड में भी ऐसा लग रहा है कि वीणा बजा रहे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नाम लिखा है। तो ये उनका ही नाम है, समुद्रगुप्त। ओके, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कॉइन बनाया है जिसमें वो उन्होंने खुद को ही बनाया है, खुद का इमेज बनाया है और खुद का नाम भी लिखा है। चंद्रगुप्त सेकेंड। आफ्टर समुद्रगुप्त, his son Chandragupta II ascended the throne. He extended the Gupta Empire towards the northwest. He also won Malwa, Gujarat, and Saurashtra. He established good relations with the powerful Vakataka rulers in the south by giving his daughter Prabhavati in marriage to Rudrasen II. चंद्रगुप्त सेकेंड समुद्रगुप्त का बेटा था। सो उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में बढ़ाया, नॉर्थ वेस्ट में बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिए। चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन सेकेंड से करवाया, मतलब मैरिज करवाया। सो इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना लिया। सो इस तरह उन्होंने क्या किया? रिलेशन बना लिया वाकाटक रूलर्स के साथ। ठीक है, सो देयर इज एन आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली. इट हैज़ नॉट rusted even in the course of the last 1500 years. It is an excellent specimen of the metallurgical skill of the ancient Indian people.
The inscription on the pillar bears the name of the king called Chandra. It is on this basis that the iron pillar is assumed to be of the period of Chandragupta II. So दिल्ली के पास महरौली में एक लोहा स्तंभ है. कौन सा लोहा स्तंभ मतलब होता है आयरन पिलर, जो लोहे से बना है पिलर. सो लोहा स्तंभ है. सो इस आयरन पिलर लास्ट 1500, ठीक है, 1500 ईयर्स तक, 1500 प्राचीन है, एंशियंट है, ठीक है. वो जो आयरन पिलर है वो इतने साल पहले से ही वो पिलर है, और फिर भी उसमें जंग नहीं लगा, फिर भी उसमें कोई भी तरीके का जंग नहीं लगा, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ द मेटलर्जी. तो यह जो आयरन पिलर है प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का प्रतीक है. इस आयरन पिलर पर अंकित लेख में चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि यह पिलर चंद्रगुप्त सेकंड के कालखंड का है. कि उसके ऊपर लिखा है कि चंद्रगुप्त जैसा नाम उस पिलर पे लिखा है, तो इसलिए लोगों ने ये अज्यूम किया है कि ये जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का है, उस पीरियड का है, तो उन्होंने अज्यूम किया है. इन दिस पीरियड द Bodha bhikkhus Fahian came to India from China. He has written an account of his travels in India. From his writings, we learn about the efficient administration of the Gupta emperors. So, Chandragupta second के कार्यकाल में बौद्ध भिक्खुस फाहियान चीन से भारत में आया था. उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन लिख रखा है. जो उसने ट्रैवल किया है वो सब उसने क्या किया है, लिख के रखा है. सो उसने जो भी ट्रैवल किया है, जहाँ जहाँ गया है, ठीक है, सबके बारे में उसने ही हैज़ रिटन एन अकाउंट, ठीक है, उसने एक अकाउंट बना के रखा है, लिख के रखा है. सो उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है. जो भी उसने लिख के रखा है उसके वजह से अपने को एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है. वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है, अबाउट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्परर्स. तो अपना अभी यहाँ पे 4th टॉपिक कंप्लीट होता है और 5th टॉपिक स्टार्ट होता है. 5th टॉपिक है द वर्धमान डायनेस्टी. सो विद द डिक्लाइन of the Gupta power, many states emerged in North India. The Vardhan dynasty was one of them. Prabhakar Vardhan was the king of Thanesar near Delhi. The Vardhan dynasty was founded by him. His son Harshvardhan expanded the Vardhan empire up to Nepal in the north, up to the river Narmada in the south, Assam in the east and Gujarat in the west. He had cordial relations with Raja Bhaskarvarma of Kamrup, that is ancient Assam. He had also established friendly relation with the emperor of China and even sent his ambassador to the Chinese court. गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने पर उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में कई राज्यों का उदय हुआ. कई स्टेट्स आने लगे, राइज होने लगे. फिर उसमें से एक वर्धन राजवंश था, ठीक है. जो जब गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने लगा और बहुत सारे स्टेट्स आने लगे, तो उसमें से एक कौन सा था, वर्धन राजवंश था. सो दिल्ली के पास में थानेसर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करता था. सो उसने वर्धन राजवंश की स्थापना की. हर्षवर्धन उसका बेटा था और हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया, उसने उसको और बढ़ाया. सो उसके कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल,
देन दक्षिण में नर्मदा नदी, ठीक है, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में नर्मदा नदी इन साउथ, और पूर्व में आसाम और पश्चिम में गुजरात तक हुआ है। पूर्व में, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में गुजरात तक हुआ है। सो प्राचीन आसाम को कामरूप कहते थे। ही हैड कोडी रिलीजन विथ राजा भास्कर वर्मा ऑन कामरूप एंशियंट आसाम। ओके, ठीक है, पहले के इसमें, ठीक है, प्राचीन आसाम में। सो वहाँ का राजा जो भास्कर वर्मन है से उसके मित्रता के संबंध थे। भास्कर वर्मन से उसके क्या थे, फ्रेंडशिप थी। सो हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट के साथ मित्रता के संबंध प्रस्थापित किए थे, मतलब फ्रेंडशिप बढ़ाई थी चाइनीज़ एम्बेसडर्स के साथ। उन्होंने एम्परर ऑफ चाइनीज़ के साथ उन्होंने क्या की, फ्रेंडशिप बढ़ाई। और द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन्स एम्पायर वॉज कनौज। ट्रेड फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। ही स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। Every 5 years, he would distribute all his wealth amongst the people. So उसने अपनी राजधानी कनौज में प्रस्थापित की। उसके कार्यकाल में व्यापार में समृद्धि हुई। जब वो था तब उसका जो भी ट्रेड था, व्यापार था, उसमें क्या हुई, फ्लोरिश्ड, मतलब भी उसकी समृद्धि और बढ़ा उसका व्यापार। हर्षवर्धन राज्य की आय का बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा के हेतु के लिए उपयोग में लाता था। जो भी वेलफेयर आता था, जो भी रेवेन्यू आता था, तो वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बड़ा हिस्सा ये लोगों के वेलफेयर के अंदर लगाता था, स्पेंड करता था। तो हर 5 साल में वह अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रजा में दान कर देता था। देखो कितना दयालु था वो, कि हर 5 ईयर्स में, हर 5 साल में वो अब उसकी जितनी भी संपत्ति तो वो उसको क्या करता था, प्रजा में, मतलब पीपल, लोगों में दान कर देता था। द कोर्ट पोएट भानुभट्ट रोट हर्षचरित्र, a biography of Emperor Harshvardhan. This text provides information on the life and achievements of Harshvardhan. Harshvardhan had become a follower of Buddhism but gave generous patronage to other religions too. He wrote 3 Sanskrit plays, Ratnavali, Naganand and Priyadarshika. A Buddhist bhikkhu, Yunchong, had come to India from China during his रिगाइम। सो हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि भानभट्ट, ठीक है, राजकवि भानभट्ट था। सो उसने हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित ग्रंथ लिखा, ठीक है। हर्षचरित क्या लिखा है, उसके बायोग्राफी पे लिखा, हर्षचरित एक ग्रंथ, ठीक है। उसने उसी के आधार पर हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी प्राप्त होती थी। सो उसी, अब जो उसने ग्रंथ लिखा उसी से, उसके ज़रिए से अपने को पता चला है कि उस हर्षवर्धन ने क्या क्या किया है उसके कार्यकाल में। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, पर उसने अन्य धर्म को भी उदार प्रश्रय दिया था, मतलब दूसरे रीजन को भी उसने उतना ही इम्पोर्टेंस दिया था। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक, मतलब ही प्लेज किए हैं, 3 संस्कृत प्लेज लिखे हैं। कौन से, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सब तीनों इन्होंने लिखे हैं। वह नालंदा विश्वविद्यालय, जो उसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया है, ठीक है। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसने सभी पार्ट्स में भ्रमण किया। पर किसने, उसके समय में युआन शुआंग नामक बौद्ध भिक्खु चीन से भारत आया था। एक बुद्धिस्ट भिक्खु था जो कि चाइना से भारत आया था। क्या नाम था उसका, युआन शुआंग। सो उसने ट्रैवल किया है हर पार्ट में। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ही स्टेड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी for 2 years.
On returning to his homeland, the translated many Buddhist manuscripts into Chinese. So उसने पूरे भारत का क्या क्या भ्रमण किया, मतलब पूरे भारत में वो घूमा है हर पार्ट में. सो वह नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 साल रहा था. चीन में जाने के पहले उसने ऑन रिटर्निंग टू हिज होमलैंड, चीन में जाने से पहले उसने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है. तो जितने भी बुद्धिस्ट ग्रंथ थे उसने क्या किया है, चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेट किया है. मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेट किया है उसमें चाइनीज़ के अंदर. जाने से अपने चाइना जाने से पहले उसने चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेट किया है. सो इट इज़ अ फोटो. दिस इज़ अ फोटो ऑफ यूंग चोंग. ओके, दिस इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, इफ़ यू कैन सी हियर, इस टाइप की होती थी नालंदा यूनिवर्सिटी पहले. सो लास्ट एंड सिक्स टॉपिक, पावर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. पूर्वोत्तर भारत की राज सत्ता है. पावर मतलब वो पावर नहीं, शक्ति, ताकत. राज सत्ताएं बोलते हिंदी में पावर्स को. अ स्टोरी इन महाभारत टेल्स अबाउट द मैरिज ऑफ अर्जुना एंड उलुपी, द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर स्टेट इन ईस्ट इंडिया. ठीक है. द स्टेट ऑफ कामरूप emerged in the 4th century CE. It was established by Pashyavarma. His name has been mentioned in the pillar inscription of Samudragupta at Allahabad. Many inscriptions of the Kamrup kings are available. The epics Mahabharata and Ramayana use the name Pragyajoshi for Kamrup. The capital of that state was Pragyatshipur. Today we know it as the city of Guwahati in Assam. So पूर्वोत्तर भारत में मतलब ही ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर सिटी में, मणिपुर स्टेट में उलुपी राजकन्या मतलब प्रिंसेस, उलुपी नाम की प्रिंसेस का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था. उलुपी नाम की प्रिंसेस का जो भी मैरिज है वो अर्जुन के साथ हुआ था. सो इन फोर्थ सेंचुरी में कामरूप राज्य का उदय हुआ. कौन से राज्य का? कामरूप राज्य का, स्टेट का एमर्ज है, मतलब वो स्टेट आया उस 4th सेंचुरी में, वो स्टेट आया. सो पुष्यवर्मन कामरूप राज्य का संस्थापक था, पुष्यवर्मन. ठीक है. इसका उल्लेख इलाहाबाद में समुद्र गुप्त द्वारा निर्मित जो पिलर में मिलता है. कामरूप राजाओं के अनेक उकेरे हुए लेख पाए जाते हैं. ठीक है. उसने बहुत सारे मैनी इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं कामरूप किंग के ऊपर, अवेलेबल है, मतलब अपने को मिल सकते हैं. तो महाभारत और रामायण महाकाव्यों में कामरूप का उल्लेख प्रज्ञोषित नाम से हुआ है. किस नाम से हुआ है? प्रज्ञा जोशी. इस नाम से उनका क्या हुआ है, एक एपिक उनको नाम दिया गया है. ठीक है. इस नाम से उनका उल्लेख हुआ है. सो प्रागज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी. ठीक है. दिस इज द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट. प्रागज्योतिष से तात्पर्य वर्तमान आसाम राज्य के गुवाहाटी शहर से है. इन द बुक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, Kamrup is mentioned as Kirhadia or the region of the Kirat people. The Kamrup kingdom extended in the Brahmaputra river basin, Bhutan, some parts of Bengal and Bihar. During the region of King Bhaskar Varma, Yunshong had visited Kamrup. So, Periplus of the Erythraean Sea.
ये जो बुक है, ये बुक में उसका उल्लेख किरादिया, किरादिया मतलब ही किरात लोगों का प्रदेश, द रीजन ऑफ द किरात पीपल, ये रूप में किया गया है। सो कामरूप राज्य का विस्तार मतलब ये जो एक्सपांड हुआ, विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान और बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के कामरूप राज्य में युआनशांग गया था। उस समय भास्कर वर्मन वहाँ का राजा था। जब वो गया था युआनशांग, तो वो उस समय भास्कर वर्मन उस स्टेट का राजा था। In this chapter, we learned about the different kingdoms in North India that emerged in the period after the Mauryas. Similarly, we also learned about the situation in the northeastern part of India during that period. In the next chapter, we will get acquainted with the kingdoms of the south of the same period. So, इस चैप्टर में हमने मौर्योत्तर कालखंड में उत्तर भारत और वहाँ की डिफरेंट राज सत्ताओं का परिचय प्राप्त किया। तो साथ ही हमने यह भी देखा कि उस टाइम पे पूर्वोत्तर भारत में क्या परिस्थिति थी, उस टाइम में कैसा हाल हुआ करता था। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम समकालीन दक्षिण भारत की राजसत्ताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। मतलब यही पीरियड के बारे में अपन, यही पीरियड में दक्षिण भारत की राजसत्ताओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो चैप्टर यही तक था। एंड यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है एंड इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी है जो आपको करने की है। इस चैप्टर के नीचे आपको एक लिंक, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करना, तो आपको इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व आपको मिल जाएंगे। एंड जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है सॉल्व द पजल, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये आपको तो ये अच्छे लगता होगा पजल्स वगैरह सॉल्व करना, तो ये आपके लिए एक चैलेंज जैसा हो जाएगा कि आपको ये सॉल्व करना है। और इसमें एक एक्टिविटी भी मौजूद है, तो आपको ये करना है एक एक्टिविटी के तौर पे।